नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के सीरीज में पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे आपकी आने वाली टेट एग्जाम के लिए, तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं। चार विकल्प आपके सामने इस प्रकार से दे रखे हैं: सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए आदि जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं ऑप्शन बी जो होगा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पर एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। और नंदा देवी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये यूनेस्को के द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, तो वो कहा जाता था यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था इसे पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1935 में और 1947 में इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा और 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। और वर्तमान में ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक को जो गर्म रुधिर वाले प्राणी का एक परिचय देना है तो शिक्षक के लिए क्या श्रेष्ठ सामग्री हो सकती है। मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, वास्तविक तितली या फिर कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो देखिए गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता, क्योंकि यहाँ पर जो कुत्ता होगा वो एक गर्म रुधिर वाले प्राणी के रूप में रहेगा और शिक्षक के लिए यहाँ पर वो एक सामग्री के रूप में हो सकता है। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है और वयस्कों में इनका निर्माण जो है वो रिक्त स्थान में होता है। तो यदि हम बात करें लाल रक्त कणिकाओं की कि इनका निर्माण जो होता है वयस्क अवस्था में कहाँ पे होता है, तो यकृत में, गुर्दों में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा अस्थि मज्जा में। तो डी विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। और साथ ही साथ इनकी आयु से संबंधित प्रश्न जो है वो भी कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी आयु कितने दिन की होती है। तो 120 दिन की इनकी औसत आयु मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आता है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं तो कौन सा रोगाणुनाशक इसमें हम डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन या फिर पोटेशियम क्लोराइड और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा के रूप में भी जानते हैं और लाल दवा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी इसमें पानी में शुद्ध रोगाणुनाशन के लिए डाला जाता है। साथ ही साथ जो क्लोरीन होता है वो भी डाला जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र हम KMnO4 के रूप में लिखते हैं। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है वायु के संबंध में जो सही नहीं है। वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो इसमें रहेगा वायु में रंग होता है। ये यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है सही नहीं को। तो देखिए वायुयान उड़ते हैं, वायु में निश्चित बात है, वायु में भार होता है ये भी सही है, वायु स्थान घेरती ये भी सही है, वायु में रंग होता है ये गलत है और यही हमें चुनना था क्योंकि वायु जो होती है ये एक रंगहीन होती है।
चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? भोजन अधिक पक गया, बर्तन स्टील का बना है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भोजन को पकाते समय जो बर्तन के पैंदे काले होते हैं, उसमें सही उत्तर होगा ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, और इसी वजह से जो कार्बन के कण हैं वो भोजन पकाते समय बर्तनों के पैंदे पर चिपक रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को हम कहते हैं। तो देखिए वातावरण के अनुरूप पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक जो लक्षण होते हैं उन्हें अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे जो लक्षण होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुकूलन, और विकल्प ए होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आता है, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं। तो देखिए जब हम पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को जब हम अलग करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को हम पृथक्करण कह सकते हैं, और विकल्प बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो नाम से स्पष्ट है, सौर मतलब कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा, और उसे बदलने का जो काम करता है विद्युत ऊर्जा में वो काम करता है सौर सेल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो सही उत्तर इसमें हो जाता है यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है सौर सेल, और विकल्प सी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए मनुष्य के आमाशय में की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी होगी? आमाशय, यकृत, आंत्र, वृक्क। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा यकृत जो होगा ये मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, और विकल्प बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टिटनेस। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा टिटनेस। टिटनेस यहाँ पर एक संक्रामक रोग नहीं है, और डी विकल्प के साथ इसका उत्तर बनेगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? यहाँ पर हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए ड्यूटेरियम जो है निम्न में से किसका समस्थानिक है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसे हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम कहते हैं, जिनमें हम H1, H2, H3 आदि के रूप में लिखते हैं। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन सी इसमें होगा सही उत्तर। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो यहाँ पर चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होगा? चेचक है, मलेरिया, प्लेग है, तपेदिक है। तो यहाँ पर जो प्लेग रोग होगा ये चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग होगा, और प्लेग के वायरस जो होते हैं जिन्हें हम पिस्सू कहते हैं, ये पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? तो रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे होगा? हैजा, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मलेरिया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मलेरिया। चलिए दूध से दही का बनना परिवर्तन होगा। तो दूध से दही का बनना जो है किस प्रकार का परिवर्तन है? यहाँ पर है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, तापीय, नाभिकीय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूध से दही का बनना जो परिवर्तन होगा वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा, और विकल्प भी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम है, क्लोरोफिल तथा राजधानी है, केंद्रक तथा कोशिका कला है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा कि कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, तो वो यहाँ पर रहेगा क्लोरोफिल और राजधानी। विकल्प सी जो होगा यही इसमें उत्तर होगा, और इसी की वजह से पौधे और जंतुओं में भेद यहाँ पर किया जाता है। क्लोरोफिल और राजधानी जो होते हैं पौधों में पाई जाती है, जबकि जंतु में ये दोनों नहीं पाई जाती है। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। तो धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? कार्बन है, सोडियम है, सोना है या फिर पारा है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो रहेगा हमारा वो रहेगा पारा, विकल्प डी। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व पारा होता है। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है,
गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार जो होगा निम्न में से क्या होगा? भारहीन होगा, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार होगा, अपेक्षाकृत अल्प भार होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा कि गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का जो भार होगा वो भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी। और इसका अनुभव हम अंतरिक्ष में करते हैं, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चीज़ें उड़ती रहती है, यानी कि वो भारहीन हो जाती है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, जब हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है तब इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। अमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, वृहद आंत्र की दीवार से, यकृत से। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा छोटी आंत्र की दीवार से, और विकल्प बी होगा इसमें सही उत्तर। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, और इसका कारण है अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम, शुद्ध जल का उच्च घनत्व, नमक के पानी का उच्च घनत्व, या फिर अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूबता है लेकिन नमक के संतृप्त घोल में जब डूबता है, तैरता है, तो उसका जो कारण होता है कि वहाँ पर नमक के पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, संक्रमण के दौरान रिक्त स्थान की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर संक्रमण के दौरान एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स है, या फिर हीमोग्लोबिन है। तो जब संक्रमण की स्थिति होती है तब ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करती है या वृद्धि करती है, और संक्रमण के दौरान शरीर की रोगों से रक्षा करती है, इसलिए अपनी संख्या में ये वृद्धि कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ल्यूकोसाइट, विकल्प बी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसमें ये होगा भरतपुर, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है ये टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। तो शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, या फिर केरल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केरल, विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर हमें देखना है उस राष्ट्रीय उद्यान को कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर है तड़ोबा, अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दंडोली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर पहला विकल्प ए होगा इसके लिए सही उत्तर, जो कि तड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, और ये महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो विकल्प ए इसके साथ सही उत्तर होगा। आगे देखिए, इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वो कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर मैं सभी रंग लगभग एक जैसे क्रम में दे रखे हैं, पर थोड़ा सा एक दो रंग का अंतर है, क्योंकि वो इधर कर दिया उधर कर दिया। तो सीधे कंफ्यूज ना होते हुए हम सीधे उत्तर को टिक करते हैं ताकि आप आसानी से उत्तर को समझ पाएँ। बेजा, निह, पीनाला ये क्रम होता है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा इसमें वो सही उत्तर। और इस क्रम को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसे विबग्योर के नाम से भी हम ध्यान रख सकते हैं, या फिर हम इसे बेजा, नीह, पीनाला आदि के नाम से भी याद रख सकते हैं इस क्रम को। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे देखें, छोटी माता एवं रेबीज़ रोग का कारण होता है। तो छोटी माता एवं रेबीज़ रोग का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोडा। तो सही उत्तर होगा वायरस, विकल्प ए जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। फेफड़ों द्वारा
पुस्तक फुफ्फुस द्वारा या फिर वायुकोष द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जलीय जंतुओं में जो शोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है यहाँ पर गिल्स या गलफड़ों के द्वारा, और डी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है जीवन की मूलभूत इकाई है, तो जीवन की मूलभूत इकाई कौन होती है? ऊतक है, रक्त है, कोशिका, प्रोटीन है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो होती है कोशिका, क्योंकि एक जीवन की शुरुआत ही कोशिका से होती है। और कोशिका की जो खोज की थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है ना। तो ये दो प्रश्न और इससे बन सकते हैं कोशिका से। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर